नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में मानसून का दौर जारी। प्रदेश में लगातार मानसून का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि लो प्रेशर एरिया कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगती हुई सीमा पर बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान के जिलों में लो प्रेशर एरिया अभी भी बना हुआ है, जिस कारण पूर्वी राजस्थान के कई जिले जिनमें जयपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। कम दबाव का क्षेत्र अगले 48 घंटे के दौरान पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ेगा। 27 अगस्त को एक डीप डिप्रेशन सिस्टम बनेगा। कुल मिलाकर ये सिस्टम दक्षिण पूर्वी राजस्थान से आगे बढ़ते हुए सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र की ओर आगे बढ़ेगा। 29 अगस्त के करीब सिस्टम अरब सागर की खाड़ी में पहुंचेगा। एसएससी जीडी 2025 का जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की नौकरी पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो जल्द ही खुशखबरी मिलने की संभावना है। कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ में कांस्टेबल और असम राइफल्स परीक्षा 2025 में राइफलमैन के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की उम्मीद है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.government.in पर जाकर देख सकते हैं। गांव में रहकर खेती में नवाचार करने वाले किसानों को मिलेगा सम्मान। उन्नत किसानों को हौसला बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने नवाचार किया है। विभाग द्वारा आत्मा योजना के तहत किसानों को सम्मानित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार कृषि विभाग द्वारा 2024-25 में राज्य, जिला तथा पंचायत स्तर पर विभिन्न कृषि उद्यमों के शेष प्रगतिशील किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस योजना के तहत विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 5 किसानों को सम्मानित किया जाएगा। जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था बाधित। कृष्ण जन्माष्टमी के कारण जयपुर में यातायात व्यवस्था बाधित होगी। श्री गोविंद देव जी मंदिर, 26 अक्षय पात्र मंदिर, इस्कॉन मंदिर में जनसमूह को देखते हुए यातायात पुलिस ने यातायात की विशेष व्यवस्था की है। कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान चांदपोल गेट, न्यू गेट, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, रामगंज चौपड़ और जोरावर सिंह गेट से परकोटे में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। इसके अलावा 4 दीवारी में संचालित होने वाली बसों का प्रवेश भी निषेध रहेगा। इन बसों का संचालन समानांतर मार्गों से किया जाएगा। पीएम मोदी ने राजस्थान हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रविवार जोधपुर पहुंचे। पीएम का विशेष प्लेन जोधपुर सैन्य एयरबेस पर करीब 4 बजे पहुंचा। यहां भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पीएम की अगवानी की। इसके बाद पीएम राजस्थान हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। राजस्थान हाईकोर्ट का प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम शाम 4:30 बजे पर शुरू हुआ। पीएम मोदी ने राजस्थान हाईकोर्ट के संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम ने संबोधन की शुरुआत की। जोधपुर में सीएम भजनलाल की जन सुनवाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अपनी जोधपुर यात्रा के दौरान सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। उन्होंने बड़ी संख्या में आए लोगों से आत्मीयता से मुलाकात कर उनकी परिवेदनाएं सुनी और अधिकारियों को इनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब, महिला, युवा एवं किसान सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इस दिशा में लगातार जन कल्याणकारी निर्णय लिए जा रहे हैं। 31 अगस्त को तय होगा राजस्थान के 17 नए जिलों का भविष्य। राजस्थान के 17 नए जिलों का भविष्य क्या होगा, 30 अगस्त को इस पर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। सरकार ने इस संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है, जिसे पूर्व आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता में समीक्षा के लिए एक कमेटी का सहयोग भी मिला है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने नए जिलों की समीक्षा के लिए काम किया है। पूर्व आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता में बनी समीक्षा समिति की रिपोर्ट तैयार हो गई है, जिसे 30 अगस्त तक सरकार को सौंप दिया जाएगा। 31 अगस्त को सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी कि नए जिलों में से कितनों को रखा जाएगा और कितनों को समाप्त किया जाएगा। बॉर्डर पर सुरक्षा में बड़ी चूक। पाक घुसपैठिया भारतीय सीमा में घुसा। भारत पाक पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहाँ शनिवार रात तारबंदी पार कर एक पाक नागरिक भारत में घुस गया और सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। इतना ही नहीं, तारबंदी पार करने के बाद ये युवक 11 किलोमीटर का पैदल तय कर सेडवा थाना क्षेत्र के झड़प्पा गांव तक पहुंच गया, जहां ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से बीएसएफ ने इसे पकड़ लिया। बॉर्डर पर तारबंदी व अनवरत चौकसी होने के बावजूद एक माह में दूसरी वारदात होने पर सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी जोधपुर दौरे पर थे।
2,20,000 सैलरी की पानी है नौकरी तो एम्स में तुरंत करें आवेदन। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बढ़िया मौका है। इसके लिए एम्स रायबरेली ने फैकल्टी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जिन उम्मीदवारों के पास इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं वे एम्स की आधिकारिक वेबसाइट AIIMSRBL.edu.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्स के इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर किया सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों लाल किले से जिस सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र किया था उसे कल राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में फिर दोहराया। मोदी बोले, मैंने 15 अगस्त को लाल किले से सेक्युलर सिविल कोड की बात की। उस मुद्दे पर भले ही कोई सरकार पहली बार इतनी मुखर हुई हो, लेकिन हमारी जुडिशरी दशकों से इसकी वकालत करती आई है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का उदाहरण, देश के संवैधानिक एकीकरण का उदाहरण, CAA जैसे कानूनों का उदाहरण हमारे सामने है। नवलखा महल पहुंचे सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर। नवलखा महल सांस्कृतिक प्रकल्प राष्ट्रोत्थान में सहायक है। ये विचार उदयपुर के गुलाबबाग स्थित नवलखा महल के विभिन्न प्रकल्पों का अवलोकन करने के दौरान सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नवलखा महल वो पवित्र स्थल है जहां महर्षि दयानंद सरस्वती ने 6.5 माह विराजकर अपनी अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रणय किया था। उन्होंने कहा कि मुझे आज नवलखा महल का अवलोकन करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। जिस स्थल पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने 6.5 माह प्रवास किया, उस स्थल को आज विश्व पटल पर आधारित और स्थापित कर दिया गया है। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है, जाति जनगणना का आदेश अभी लागू करें। जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक बार फिर घेरा है। राहुल ने एक सर्वे का फोटो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रही हैं तो आप सपना देख रही हैं। कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है, जल्द ही 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले पीएम को ये करते देखेंगे। यूपीएस के चलते सरकार पर पड़ेगा 6200 करोड़ रुपए का बोझ, डबल डिजिट में आएगा उछाल। केंद्र सरकार ने देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर दिया है। ये नई स्कीम 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी। इससे कर्मचारियों को काफी फायदा होने वाला है, मगर इसके चलते अब केंद्र सरकार पर पेंशन बिल का बोझ बढ़ने वाला है। सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 में पेंशन बिल में डबल डिजिट की वृद्धि झेलनी पड़ेगी। एक अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार को 89,241 करोड़ रुपए पेंशन के तौर पर देने पड़ेंगे। यूपीएस से अर्धसैनिक बलों को ओपीएस मिलने की उम्मीद टूटी। जानकारों का कहना है कि सीएपीएफ भारतीय सेना के कानून लागू होते ही फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। इन बलों के लिए जो सर्विस रूल्स तैयार किए गए हैं उनका आधार भी फौज है। इन सारी बातों के होते हुए भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन से वंचित किया गया है। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत, नेवी को मिलेगा अमेरिकी एंटी सबमरीन। अमेरिका ने भारत को पनडुब्बी खोजने वाली एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय बेचने की मंजूरी दे दी है। इस सोनोबॉय के जरिए समुद्र के नीचे और ऊपर चलने वाले किसी भी जहाज या पनडुब्बी को डिटेक्ट करके उनकी पोजीशन, लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी मिलेगी। ये एंटी सबमरीन मिलने से भारत की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसके साथ ही चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को पनडुब्बियों का आसानी से पता चल सकेगा।